जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वाद विवाद प्रविधि के बारे में अवगत कराया था। आज हम लोग पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण प्रविधि पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये प्रविधि शिक्षण में कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। और इस अधिगम के द्वारा अगर आप देखेंगे तो बच्चों का ज्ञान जो होता है वो काफ़ी अस्थायी होता है, इसलिए क्योंकि ये दृश्य के रूप में बच्चों के मस्तिष्क पटल पर धारण होता है और इसका ज्ञान काफ़ी दिनों तक अस्थायी बना रहता है। तो इसलिए समझते हैं कि ये पर्यटन प्रविधि है क्या। तो थोड़ा सा पहले इसको अर्थ को समझते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण को अर्थ के स्पष्ट करने के लिए शिक्षा के शब्दकोश में जो लिखा हुआ है उसको समझाते हैं। सबसे पहले तो विद्यालय भ्रमण शैक्षिक उद्देश्य के लिए विद्यालय द्वारा, क्योंकि जब भी शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या होता है कि विद्यालय द्वारा व्यवस्थित भ्रमण है जिससे छात्र उन स्थानों को जाते हैं जहां शिक्षण की सामग्री का निरीक्षण किया जा सके। किसका? शिक्षण सामग्री का निरीक्षण किया जा सके जो आपके शिक्षण में है, जो जिसके बारे में आपको सिखाना है। तो ये क्या है? सुव्यवस्थित है, जो कि विद्यालय द्वारा ये कराया जाता है। और विद्यालय के द्वारा आप देखेंगे तो बच्चों के लिए बस की व्यवस्था किया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और एक स्थान फिक्स रहता है जहाँ पर उनको जाकर के निरीक्षण कार्य करना है, अवलोकन करना है, ठीक है, जिससे कि वो शिक्षण सामग्री के बारे में जान सके, ठीक है। और उनका क्रियात्मक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सके। तो क्रियात्मक पक्ष में जब बच्चे वहाँ पर जाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से या मूर्त रूप से उसको देखेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब देखिए, भ्रमण का मूल आधार निरीक्षण है। क्या है? जो मूल आधार होता है वो निरीक्षण करना होता है, एक तरीके से जांच करना होता है कि वो शिक्षण सामग्री है क्या, हमारे पाठ्यवस्तु में अगर है तो हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, ये जानना उनके लिए अति आवश्यक होता है। तो एक निरीक्षण है। छात्रों को यथास्थान पर ले जाकर निरीक्षण के योग्य तथ्यों को या तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है, तथा छात्रों को सूक्ष्म निरीक्षण के माध्यम से मानसिक शक्तियों का विकास का उचित अवसर मिलता है। प्राचीन काल में अनेक शिक्षा शास्त्रियों और दार्शनिकों ने दार्शनिक जो थे जैसे पेस्टोलॉजी है, रूसो हैं, ने भ्रमण को बालक की शिक्षा का मुख्य साधन के रूप में इसको स्वीकार किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे प्यारे बच्चों देखें तो ये जो निकल के आ रहा है कि भ्रमण का मूल जो आधार होता है वो क्या होता है? निरीक्षण करना होता है, उसको उस स्थान पे जाकर के बहुत बारीकी से उसको देखना, समझना और उसके बारे में जानना, ठीक है। और यथास्थान पर ले जाकर के निरीक्षण योग्य तथ्यों को क्या करेंगे? हम उसका ज्ञान कराएंगे तथा सूक्ष्म मतलब उसके छोटे छोटे भागों का निरीक्षण करके उसके बारे में जानने समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में अगर आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बनारस में एक बहुत बड़ा फेमस स्थान है सारनाथ। तो छोटे बच्चों को जब हम पर्यटन कराते हैं तो वहाँ पर पहले एक डेट फिक्स होता है, बस फिक्स होता है और बच्चों को बताया जाता है कि इतने बजे हमारे विद्यालय से ये बस प्रस्थान करेगा और आप लोग आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए कि अनुशासन की भी भावना डेवलपमेंट हो रही है। बच्चे समय पर आएंगे, बस में जाएंगे, जा कर के कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए, मनोरंजन करते हुए उस स्थान पे पहुँचते हैं और उस स्थान पे महात्मा बुद्ध के स्थल को देखेंगे। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया है उस स्थल को देखेंगे और जो वो स्तूप है उस स्तूप को भी देखेंगे, जो शिलालेख हैं, जो अभिलेख हैं या फिर जो स्तंभ है उस पर किस भाषा का प्रयोग करके लिखा गया है उस पर, तो
तो अधिकतर आप देखेंगे पाली भाषा में लिखा हुआ है, तो वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय क्या शिक्षा व्यवस्था रही है, ये बच्चों को कहीं ना कहीं बताया जाता है। तो हम मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसके बारे में। और जब दृश्य रूप में देख रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें, उस चित्र उसके मस्तिष्क पटल पर धारण हो रही है। और टीचर या गाइड्स वहाँ पे रहते हैं, तो वो गाइड्स भी कहीं ना कहीं उसके बारे में बताते हैं, तो बच्चे बहुत बारीकी से उसको समझने का प्रयास करते हैं जो उनके विषय संबंधित है, तो वो अच्छे तरीके से निरीक्षण कार्य कर लेते हैं। अच्छा, इसीलिए आप देखेंगे कि विभिन्न विषयों का जब हम अध्ययन कराते हैं, उससे संबंधित जानकारियाँ जब देते हैं, तो बच्चों को इसीलिए उन स्थलों पर ले जा कर के सिखाना और बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, जिससे वो ज़्यादातर सीख सकते हैं। तो जैसे आप, अगर हमें उद्योग के बारे में बताना है, तो हम बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखे होंगे कि ईंट के भट्टे होते हैं, वहाँ पर ले जाएं और दूर से कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करें, तब वो समझें कि उद्योग क्या होता है। इमारतों के बारे में अगर उनको बताना है तो इमारतों के पास ले जाएं, किले के बारे में अगर बताना है तो किलों के पास ले जाएं, अगर कृषि के बारे में बताना है, बागवानी के बारे में बताना है, तो शायद आप कृषि के खेतों में ले जाएंगे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें, साग सब्जियाँ उगाई गई हैं, वहाँ पर ले जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, तब समझ में आएगा। कोर्ट या कचहरी अगर दिखाना है तो उस स्थानों पे ले जाइए उनको, तब ना देखेंगे तो समझेंगे कि ये कोर्ट है, यहाँ पे मतलब कचहरी होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा पढ़ी की जाती है, तब समझ पाएंगे बच्चे। तो ऐसे ही स्थानों पर बच्चों को हम ले जा कर के शैक्षिक भ्रमण कराते हैं, जिससे कि उसके बारे में बच्चे आसानी पूर्वक समझ पाते हैं। ठीक है। अच्छा, शिक्षण और प्रशिक्षण का एक मूल मंतव्य होता है कि जब भी आप प्रशिक्षण देते हैं, तो शिक्षण तो उसके बारे में जानकारी वो ले लेता है, लेकिन जब प्रशिक्षण आप देते हैं तो उसके द्वारा उसके अंदर अच्छे से उस विषय वस्तु का स्किल डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप बीएड के स्टूडेंट हैं या बीटीसी के स्टूडेंट हैं या आईटीआई कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल विशेष क्षेत्रों में भी अगर कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें प्रशिक्षण कराया जाता है। आपको उस पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। उसके पश्चात आप देखेंगे, जैसे मैं बीटीसी की बात करूं, तो ये विषय वस्तु का ज्ञान देने के साथ साथ उनको 1 महीने की ट्रेनिंग भेजी जाती है। वहाँ पर वो जाते हैं विद्यालयों में और देखते हैं कि पठन पाठन कैसे किया जाता है, और उसके पश्चात वो देखते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बीएड के बच्चों को आप देखे होंगे कि उनकी भी ट्रेनिंग लगती है, वहाँ भी वो देखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, किन किन विधियों का प्रयोग करके हम पढ़ाते हैं या अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो उसको देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उसी तरीके से आप आईटीआई पॉलिटेक्निक वालों को भी देखे होंगे कि कल जैसे इंटर्नशिप होता है ना, जा करके 1 साल कोर्स करने के पश्चात भी आप देखेंगे तो 1 साल 6 महीना का वो कोर्स करते हैं। उसी किसी कंपनी में जा करके उन चीज़ों को देखते हैं, कैसे बन रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, मशीनरी को समझते हैं, और धीरे धीरे जब रहने लगते हैं तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो इसके द्वारा कहीं ना कहीं वो सीख पाते हैं। तो प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये पर्यटन प्रविधि काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं भ्रमण या पर्यटन का विकास। ठीक है, तो शैक्षिक पर्यटन प्रविधि का जो विकास है प्रोफेसर रेन महोदय ने किया था। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है किसने किया था, तो प्रोफेसर रेन महोदय ने किया था, जिसके द्वारा भूगोल विषय, प्राकृतिक अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल या अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर शैक्षिक भ्रमण करा करके बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं या इन विषयों, जैसे मान लीजिए भूगोल विषय का ही अगर हम अध्ययन करा रहे हैं, तो बच्चों को कक्षा में सिर्फ नदी, झील, झरना, पहाड़ के बारे में अगर बता रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ उनको एक तरीके से याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अगर उनका निरीक्षण करना हो, अवलोकन करना हो, सही ढंग से आत्मसात उनको करना हो, तो उनको ले जाइए ऐसे स्थानों पर।
भूगोल विषय के अंतर्गत आप उस क्षेत्र पर ले जाइए और उसके पश्चात वो नदी, पहाड़, झील, झरना को दिखाइए और स्वतंत्र होकर के बालक उसका निरीक्षण करे, उसके बारे में जांचे, परखे, देखे, तब वहाँ पर वो ज़्यादा सीख पाता है और उसका ज्ञान ज़्यादा स्थायी हो पाता है, क्योंकि उस चीज़ों को वो मूर्त रूप में देख रहा है। जब वो बच्चा मूर्त रूप में देखता है, निरीक्षण करता है कि अच्छा ये कौन सी झील है, कौन सी नदी है, कहाँ से बह रही है, बड़ा निर्मल जल है इसका, ये बहुत सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं तर्क वितर्क भी करता है बच्चा। तो इस तरीके का जब वो क्या करेगा, शैक्षिक भ्रमण करेगा या भ्रमण करेगा, तो इन विषयों में जानकारी उसको और ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो है शैक्षिक भ्रमण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि उसको सूक्ष्म निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है, स्वतंत्रता उसको दी जाती है कि छोटी छोटी बारीकों को भी अच्छे तरीके से वो समझ पाए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं पर्यटन प्रविधि के उद्देश्य क्या होते हैं और एक एक उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उद्देश्य है भ्रमण के द्वारा कक्षा शिक्षण को रोचक तथा बोधगम्य बनाना। भ्रमण के द्वारा कक्षा शिक्षण को क्या बनाया जाएगा, रोचक और बोधगम्य बनाया जाएगा, क्योंकि जब भी बच्चे भ्रमण करके आते हैं तो उसी भ्रमण से संबंधित तमाम आंकड़े संकलित किए रहते हैं, जिसके आधार पे बच्चों को सिखाया जब बताया जाता है तो वो उनको तुरंत स्मृति में वो बातें याद आ जाती हैं कि हम यहाँ पे गए थे, ये चीज़ें एकत्रित किए थे। तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा क्या बनाया जा सकता है, रोचक तथा बोधगम्य बनाया जा सकता है या बनाना, ठीक है। दूसरा है छात्रों के अनुरूप सामाजिक पर्यावरण विषय को रुचिपूर्ण बनाना तथा आपस में सहयोग और सहानुभूति का विकास करना। छात्रों के अनुरूप सामाजिक पर्यावरण, ठीक, और विषय को क्या कर रहा है, रुचिपूर्ण बनाना। जब सामाजिक पर्यावरण से वो अपने आप को उनके सामंजस्य स्थापित करते हैं तो वो अपने आप रुचिपूर्ण बनने लगता है, तथा आपस में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करने की भावना या फिर एक दूसरे को कार्य करके संचालित करना वो सीख जाते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे स्थलों पे होते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चढ़ना या एक दूसरे का सहयोग या एक दूसरे की वस्तुओं को लेकर के आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाती है। तो सहयोग और सहानुभूति का विकास यहाँ पर बच्चों में डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है छात्रों को वास्तविक अनुभवों तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध कराना। अब यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है या सीखने के लिए गए हैं प्रत्यय के बारे में, उनको वास्तविक अनुभव कराना तथा उसको प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध कराना। जब बच्चों को जो भी चीज़ें आप दिखाने लेके गए हैं तो पहले तो वो प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, जब प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ वास्तविक अनुभव करेंगे उस वस्तु का या उस पदार्थ के बारे में। जैसे हम मान लीजिए किसी भी किले का अध्ययन कराने के लिए लेके गए हैं, जैसे मान लीजिए मिर्ज़ापुर का ही एक किला है, वहाँ पे बच्चों को लेके गए अध्ययन कराने के लिए, तो पहले वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जो ये बात कह रहा है प्रत्यक्ष, और उसके बाद उसके वास्तविक अनुभव कर रहा है कि अच्छा ये किला है, कैसे बना होगा, इतनी ऊंचाई पे कैसे ये बना, किन किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या था, कौन राजा रहा, कितने वर्षों तक शासन किया, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं वो समझने का प्रयास करेगा। तो प्रत्ययों का बोध कराना, ठीक। छात्रों में अनुशासन, उत्तरदायित्व का निर्वाह, परस्पर सहायता व सहयोग की भावना का विकास करना। तो छात्रों में क्या होगा, अनुशासन आएगा, ठीक है, सहयोग की भावना आएगी, परस्पर सहायता की भावना आएगी और उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करेंगे। एक एक पॉइंट को लेते हैं। अनुशासन, जैसे अगर मान लीजिए हम लाल किला को ही रखते हैं उदाहरण के रूप में, तो लाल किला जब वो बच्चा घूमने गया तो आप
जब जाएंगे तो सबसे पहले बच्चों को क्या करते हैं, निर्देश दे देते हैं कि बेटा देखो सभी लोग समूह में ही रहना और एक दूसरे का सहयोग करना, आप लोग कहीं भी ऐसे अनावश्यक स्थलों पर नहीं जाएं जहां आपको क्षति पहुंच सकती है। तो वो अनुशासन का पालन भी करेंगे बच्चे, उत्तरदायित्व का निर्वहन, जैसे जो बच्चों को जो आप निर्देश दे दिए या कार्यभार सौंप दिए वो हर एक बच्चा अपने अपने कार्यों का निर्वाह सही ढंग से करेगा। किसी को ग्रुप लीडर बना दिए ना कि बेटा देखो तुमको ये उत्तरदायित्व लेना है, किसी को कह दिया गया कि दरी देखो, दरी लेकर के तुम लोगों के ग्रुप को चलना है, पानी की व्यवस्था देखो तुम लोगों को लेकर चलना है, और कुछ ग्रुप को कह दिया कि बेटा देखो अब तुम लोगों को नाश्ते की व्यवस्था करना है, खिलाना पिलाना है। तो सारी चीज़ों का मतलब उत्तरदायित्व दे दिया गया, वो निर्वहन करेंगे। परस्पर सहायता, तो एक दूसरे का वो सहयोग भी करेंगे जिससे कि वो कार्य सही ढंग से हो पाए। ठीक है, तो परस्पर सहयोग की भावना भी विकसित करना। उसके बाद है प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक भ्रमण से छात्रों में सौंदर्यात्मक विकास होता है। ठीक है, तो पहले तो बच्चे जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के प्रकृति को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं देख करके कहते हैं वाह बहुत सुंदर है ना, क्योंकि वहाँ पर संरक्षण भी प्रदान किया गया है, उसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए आए दिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाती हैं, तो उसको देख करके वो रोमांचित होते हैं। भौगोलिक, अपने भौगोलिक चीज़ों से परिचित भी होते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है ना। तो ऐतिहासिक भ्रमण से छात्रों में सौंदर्यात्मक का विकास भी होता है, अपने धरोहरों के बारे में जानते हैं, धरोहरों को किस तरीके से संरक्षण प्रदान करना है उसके भी बारे में वो जानना चाहते हैं, जानते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए सौंदर्यात्मक विकास उनके अंदर होता है कि उस समय कल्पनाएं भी करते हैं कि उस समय ये स्वरूप रहा होगा तो कितना सुंदर रहा होगा, कितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें वर्तमान समय में भी रहनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सौंदर्यात्मक विकास होता है उनके अंदर। नेक्स्ट है छात्रों में वस्तुओं, चित्रों, नमूनों आदि का संकलन करने की आदत का विकास होता है। तो देखिए छात्रों में वस्तु, लाल किला एक मान लीजिए कि है ना, तो उसके चित्र को, तो लाल किले के सामने बच्चे क्या होते हैं, खड़े होकर के चित्र खिंचवाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं ना, तो नमूने भी लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप देखे होंगे तो उसका छोटा छोटा स्वरूप भी वहाँ पे मिलता है तस्वीर के रूप में, या फिर वो अपने एक नोटबुक ले जाते हैं जिसमें वो चित्र भी बनाते हैं उस तरीके का। तो ये सारी चीज़ें वो संकलन करते हैं, एकत्रित करते हैं कि इस तरीके का हमने भ्रमण किया था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी आदतों का विकास उनमें होता है, क्योंकि अगर अभी से ही छोटे स्तर पे ही बच्चे अगर इस तरीके का अपने वस्तुओं को सजोना, संभाल कर रखना, या फिर जो वहाँ पे बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसको संकलित करके लेके आना, संग्रहालय में रखना, ये अगर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात कहीं ना कहीं होती है शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत। ठीक है, अब उसके पश्चात है प्यारे बच्चों भ्रमण या पर्यटन को संगठित करना। वो किस तरीके से संगठित होगा, एक मिनट रुक जाइए। तो पर्यटन को संगठित करना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों है योजना निर्माण। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी आप शैक्षिक भ्रमण करने जा रहे हैं उस स्थान के लिए सबसे पहले टीचर और छात्र दोनों के आपसी सहयोग से उसका निर्धारण कर लेना चाहिए कि किस स्थान पे बच्चे शैक्षिक भ्रमण करना चाहते हैं, क्या उनके विषय वस्तु से संबंधित है, क्या उनके सिलेबस में वो है कि नहीं है, उनको अगर उस स्थान पर ले जा रहे हैं तो उनके लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, आपस में कहीं ना कहीं उस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। तो विचार विमर्श करने के पश्चात बच्चों को या टीचर को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसी स्थान पे हम लोग शैक्षिक भ्रमण करने जाएंगे। तो पहले तो स्थान फिक्स कर लें। दूसरी बात, स्थान जब फिक्स हो जाती है तो उससे संबंधित जो तमाम उपकरण हैं, सामग्री हैं, उसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए, और उसके साथ साथ वो किस सामग्री से उस स्थान पर जाएंगे, जैसे ट्रेन से जाएंगे कि बस से जाएंगे, इसका भी पूरा का पूरा जायजा ले लेना चाहिए। फिर उसके पश्चात प्यारे बच्चों
जब शैक्षिक भ्रमण की हम प्लानिंग कर लेते हैं, ये योजना का निर्माण कर लेते हैं, तो योजना में बहुत सारी बातें आती हैं। पहली चीज़ है कि आप देखिए कि अगर हम लोग शैक्षिक भ्रमण करना चाहते हैं तो वो स्थल कैसा है, क्या वो ऐतिहासिक स्थल है, युद्ध स्थल है, किला है, कोई दुर्ग है ना, या फिर कोई कह सकते हैं आपका पहाड़ है ना। वैसे ऐसे पहाड़ों पे तो छोटे बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन क्या युद्ध क्षेत्र है, क्या भवन है, क्या मंदिर है, क्या मकबरा है, क्या मस्जिद है ना, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे राजधानियां हैं, शिक्षा से संबंधित संग्रहालय है, या प्राचीन इमारतें हैं, या फिर कोई स्तूप है ना। तो कहीं ना कहीं उसको पहले से ही फिक्स कर लेना चाहिए कि हम किस स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, जब हम ये स्थान फिक्स कर लेते हैं तब उसके पश्चात दूसरी बात आती है प्यारे बच्चों कि उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें किस साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप जैसे अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो कितने बच्चे जा सकते हैं, उनका रिजर्वेशन कैसे होगा, हम जाएंगे तो कितने बजे जाएंगे और उतरेंगे कहाँ उतरेंगे, फिर कैसे उसके बाद ट्रेवल करेंगे, ये सारी बातों का कहीं ना कहीं पहले ही प्लानिंग हो जाना चाहिए। बस से जा रहे हैं तो किस दिन जाएंगे, उस समय मौसम कैसा रहेगा, दूरी कितनी है, क्या बच्चे अगर जा रहे हैं तो बस से कहीं ना कहीं उससे कह सकते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी ना, उतरने के पश्चात कितनी दूरी है। तो ये सारी चीज़ें बस वाले को बुला करके भी ले लेना, पूरी जायजा ले लेना चाहिए कि कितना खर्च लगेगा, और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात तीसरी बात ये याद आती है कि जब आप स्थल भी डिसाइड हो गया, साधन भी डिसाइड हो गए, तो अब जब आप यात्रा करने जा रहे हैं तो कैसा मौसम रहेगा। तो मौसम से संबंधित आप कपड़े भी ले लें, अपने जो पोशाक हैं उसको ले लें। फिर उसके पश्चात आप रास्ते में खाने पीने के लिए आप भोज्य पदार्थ का भी मतलब क्या क्या लेके जाएंगे वो भी डिसाइड कर लें, कितना खर्च लगेगा, कितना रुपया पैसा लगेगा जाने में, और कुछ अगर सामग्री खरीद ले रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आप एक धन या कह सकते हैं पैसा अपने पास रखें। फिर उसके पश्चात पानी पीने के लिए हमें चाहिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं आप कर लें व्यवस्था। और चौथी बात ये कि आप में से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को निर्देशन दिया जाए कि अगर बच्चे जा रहे हैं तो ग्रुप बना दिया जाए कि ये ग्रुप है, और जब भी इस ग्रुप को आवाज़ दिया जाएगा तो वो ग्रुप तुरंत टीचर के पास आए और जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका पूरा किया जाए, और सभी बच्चे अनुशासित में रहेंगे। सभी बच्चों का कह सकते हैं कि क्रमवार सुव्यवस्थित ढंग से बैठाया जाएगा, उसी तरीके से उतरेंगे, और अध्यापक के ही निरीक्षण में वो रहेंगे। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को समय समय पर देख रेख भी करते रहना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से कहीं ना कहीं व्यवहार कर रहे हैं, वो सारी बातों को कहीं ना कहीं टीचर देख रेख करेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ता है, और प्रशासन की तरफ से भी वो बहुत सारे गाइडलाइंस निर्देश पहले से ही बच्चों को दे देने चाहिए, ताकि बाद में यात्रा के दौरान वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करे और उसी के अनुसार अपना यात्रा पूरा संपन्न करे। तो ये पहले से ही प्लानिंग हो जानी चाहिए। तो प्लानिंग के अंतर्गत हमने इतने बातों को बताया जो कि आप पहले से ही योजना का निर्माण कर लें। ठीक है, तब आपको जब आप योजना का निर्माण अच्छे तरीके से कर लेते हैं तब आपको यात्रा करने में कठिनाई नहीं होती है। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, हमने पानी का बोतल, खाने पीने का भी बता दिया, लेकिन आपके साथ और भी कुछ आवश्यक वस्तुएं भी रहनी चाहिए, जैसे कि आप मेडिकल की कुछ जो कॉमन सी दवाइयाँ होती हैं, जैसे पेट दर्द हो गया ना, बुखार हो गया, किसी को उल्टी हो रहा है किसी को, तो ऐसे आप कुछ दवाओं को भी रख सकते हैं अपने साथ। कुछ वस्तुएं जैसे चाकू हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे वस्तुओं को काटना हो गया ना, तो उन सब चीज़ों को भी आप ले लें, ताकि आपको रास्ते में ऐसे पदार्थों को अगर प्रयोग करना है तो आप कर भी सके। जैसे कोई भी पैकेट को काटना हो गया, प्याज को ही काटना हो गया, नींबू को काटना हो गया, तो आपके पास ये रहना चाहिए वस्तु। ठीक है, तो अगर है
अच्छा, एक चीज़ और, थर्मामीटर भी आप साथ में ले जा सकते हैं जिससे कि आप टेम्परेचर नाप सकें, बुखार उखार के लिए नाप सकें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक बात और है, बच्चों को आप भी ये भी गाइडलाइंस दे दे टीचर कि बेटा आपके पास एक नोट या डायरी होनी चाहिए सभी बच्चों के पास, ताकि आप जो भी भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, या जो बातें आपको बताई जा रही हैं उसको नोट कर लें आप। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएं। आवश्यक अगर लगे तो उस नोटबुक में आप वहाँ का अगर स्थल या चित्र जो भी है उसको भी आप बना लें, या उस आप कैमरा भी लेके जा सकते हैं, मोबाइल भी लेके जा सकते हैं, जिससे कि अपना चित्र निकाल सकें और आवश्यकता पड़ने पर आप विद्यालय में आकर के उसको निकाल करके या निकलवा करके आप उसको गैलरी में चिपका भी सकते हैं। तो नोटबुक अगर लिए रहेंगे आप लोग तो लिखते चलेंगे, यात्रा का पूरा चर्चा अगर लिखते रहते हैं तो आप उस पर लास्ट में एक प्रतिवेदन बनवाया जाता है जो हम लोग बात करेंगे, तो प्रतिवेदन को आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों योजना का निर्माण। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट है पूर्व शैक्षिक तैयारी। ठीक है, तो देखिए भ्रमण पर जाने से पहले ही क्या करना चाहिए, शैक्षिक तैयारी कर लेनी चाहिए। शैक्षिक तैयारी का मतलब ये है कि आप भ्रमण करने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है उसका। ठीक है, आप क्यों उस स्थान को चुने हैं, आपके शिक्षा के लिए या शिक्षा में वो कितना योगदान दे रहा है उस भ्रमण का, या फिर उस स्थान को जो आपने चुना हुआ है वो क्या आपके कैरिकुलम में, आपके चरित्र के निर्माण में आपके लिए सहयोगी है कि नहीं है। इसलिए पूर्व में शैक्षिक तैयारी उसकी कर लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ बिंदुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ ठहरेंगे तो ठहरने के लिए कौन सा स्थान होगा, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होंगी, हमारे पास क्या कंबल है कि नहीं, मौसम के अनुसार वो कंबल है कि नहीं, वो वस्तु है कि नहीं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो इसलिए पूर्व शैक्षिक तैयारी आप अपनी कर लें कि हम अगर जाएंगे तो जाते समय क्या होना चाहिए, वहाँ पर ठहरने के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, और वापस आने के लिए भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये पूर्व में शैक्षिक तैयारी हो लेना चाहिए। फिर उसके बाद है भ्रमण का संचालन। तो देखिए भ्रमण का जो संचालन होता है वो शिक्षक के द्वारा और छात्रों के आपसी सामंजस्य होता है, लेकिन इसमें मुख्यतः जो रोल होता है वो शिक्षक का होता है। ये सारे निर्देश जो होते हैं वो शिक्षक के ही दिए जाते हैं। शिक्षक समय समय पर जहाँ बस में बैठाना है वो बच्चों को बैठाएगा, उनका जैसे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का अटेंडेंस भी एक तरीके से ले लिया जाता है कि सभी बच्चे बस में मौजूद हों कि नहीं। बच्चे एक दूसरे को जिस स्थान पे बैठे थे वो देख लें, परख लें कि यही बच्चे हमारे पास बैठे हैं, ताकि जब भी वो आएँ बस में चढ़ें तो एक दूसरे को देख लें कि कोई छूटा तो नहीं ना है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं टीचर निर्देश देता है। फिर जिस स्थान पर आप जा रहे हैं वो बच्चों को एक गाइडलाइंस के अनुसार छोड़ें, कतारबद्ध तरीके से छोड़े, ताकि वो बच्चे अच्छे ढंग से निरीक्षण कार्य कर सकें। ये भी गाइडलाइंस दे देना चाहिए बच्चों को। फिर उसके पश्चात ऐसे खतरे वाले स्थान पे नहीं जाना चाहिए। सेल्फी आप बहुत, जैसे मैंने देखा है, मैंने बहुत बच्चों को कई बार भ्रमण कराया है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि जैसे ऐसे कुछ पहाड़ी इलाके हैं या खाई वाला, बच्चे वहीं पे कभी कभी आप देखेंगे पेड़ों पे चढ़ करके फ़ोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। तो काफ़ी खतरेबुल स्थान पे आकर के वो सेल्फी ऐसे लेते हैं, ताकि अगर थोड़ा भी पैर फिसलता है तो चट्टानों से गिरने की संभावना रहती है। तो ये भी टीचर कहीं ना कहीं उस समय गाइडलाइंस बच्चों को दे दे संचालन करते समय कि ऐसे खतरे वाले स्थानों पर उनको नहीं जाना है। अपने सामग्री का स्वयं वो देखभाल भी रखें ताकि कुछ अवांछनीय तत्व उनको प्रभावित ना करें। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको कर लेना है। छात्रों पर अगर इधर उधर जा रहे हैं तो उन पर पैनी नज़र भी रखनी चाहिए और अनुशासन रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि कहीं अनुशासनहीनता बाद में देखने को ना मिले। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं भ्रमण का संचालन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जहाँ पर अनुशासनहीनता अगर शैक्षिक भ्रमण में होने लगती है तब आपका जो आयोजन है, जो प्लानिंग है, वो धरी की धरी रह जाती है। फिर आपको भ्रमण को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए संचालन का रोल बहुत बड़ा होता है, शैक्षिक भ्रमण का संचालन।
और ख़ास करके जब बड़े बच्चे होते हैं ना तो और संभालना मुश्किल हो जाता है, तब तो वो कहीं और इधर उधर भटकने लगते हैं, कहीं और फ़ोटो खिंचाने लगते हैं, हमेशा एकांत ही ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को संभालना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। इसलिए भ्रमण का संचालन करते समय शिक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इधर उधर ना जाए, सभी एक ग्रुप में रहें, सभी एक जो भी कार्य हो एक ग्रुप में कहीं ना कहीं किया जाए। दृश्य स्थल का निरीक्षण एवं तथ्यों का संकलन। देखिए, दृश्य स्थल का निरीक्षण करें, जिस स्थान पे आप जा रहे हैं पहले उसको अच्छे तरीके से देखें और देखने के पश्चात उसको सूक्ष्मतम बारीकतम कह सकते हैं या छोटे छोटे भागों में उसको समझने का प्रयास करें और समझ करके उसको अपनी डायरी पे उतारने का प्रयास करें। इसीलिए आप देखेंगे कि निरीक्षण करने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से निरीक्षण कर पाएँ, नहीं कर पाते हैं तो टीचर को भी उस समय बच्चों को बताना चाहिए कि इन तथ्यों का आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर टीचर भी नहीं जानता है उसके बारे में अच्छे तरीके से, एक गाइड होते हैं उनको हायर कर लिया जाए, उसके द्वारा कहीं ना कहीं बच्चों को जब बताया जाता है तो वो निरीक्षण अच्छे तरीके से करते हैं और तथ्यों का संकलन करते हैं, मतलब उनको एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो उसको वो लिख लें अपने डायरी में, या फिर अगर आजकल तो सबसे अच्छा एक तरीका होता है मोबाइल में फ़ोटो खींचना, तो अपनी चित्र भी खिंचा सकते हैं जिससे कि वो संकलित उस वस्तु का रहे उनके पास। ठीक है। और लास्ट में भ्रमण प्रतिवेदन का प्रस्तुत करना। जब आप भ्रमण करा करके बच्चों को विद्यालय वापस लेके आते हैं तो लेके आने के पश्चात आप बच्चों से उन्होंने कितना सीखा, क्या देखा, क्या जाना, क्या परखा, इसके लिए आप एक बच्चों से प्रतिवेदन तैयार करवाएं, जो कि उन्होंने जो निरीक्षण किया है, जो संकलित किया है, उन बच्चों को संग्रहालय में, आप अगर विद्यालय में है तो संग्रहालय में उसको रखवा दें और वो जो चीज़ें उन्होंने निरीक्षण कार्य किया है उसको एक कह सकते हैं असाइनमेंट के रूप में उनसे लिखवाने का प्रयास करें और लिखवा करके उनको बहुत सारी चीज़ों को कक्षा में बताएं। ये हर एक शिक्षक को करना चाहिए। और आप देखे होंगे कि जैसे बीटीसी है, बीएड है, बीएड में खास करके तो एक शैक्षिक भ्रमण का ही कार्यक्रम है जो कराया जाता है। कराने के पश्चात बच्चों को फिर से ये प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा जाता है, जो बच्चे कहीं ना कहीं जो घूमे रहते हैं, देखे रहते हैं, उसको लिख करके लाते हैं। ठीक है, तो ये है भ्रमण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक बात। तो ये अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रतिवेदन के साथ साथ जैसे कि उन्होंने जो फ़ोटो खिंचवाया है, लिखते तो हैं ही, और लिखने के साथ साथ जो उन्होंने फ़ोटो खिंचाया है उसको भी निकलवा करके वो उस पे जिस स्थान पे गए हैं, जो उन्होंने देखा है, परखा है, उस कॉपी पे जिसके बारे में लिख रहे हैं वहाँ पर वो फ़ोटो भी चिपका दें, जिससे कि लगे कि नहीं इस बच्चे ने इस तथ्य को अच्छे तरीके से निरीक्षण किया हुआ है, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी है, तभी वो लिखा हुआ है। तो इसने बारीकी से इसको अध्ययन किया, बारीकी से निरीक्षण कार्य किया, देखा उसको, इसलिए कहीं ना कहीं जहाँ पर आवश्यक हो उस फोटो को निकलवा करके भी चिपकाना चाहिए। तो वो प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर्यटन प्रविधि की कुछ विशेषताएं भी हैं प्यारे बच्चों, उस विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। पहला विशेषता है छात्र निरीक्षण द्वारा स्वयं सीखते हैं। तो बच्चों को जब हम किसी भी स्थान पर ले जाते हैं भ्रमण कराने के लिए, तो वहाँ पर उनको स्वतंत्र रूप से जब छोड़ देते हैं ना, निर्देश परामर्श दे करके, तो वो स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, तो स्वयं सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करके सीख रहे हैं, तो वो स्वयं सीखते हैं। ठीक है। छात्रों को स्थल, घटना, वस्तुओं आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है कि जिस स्थान पे वो गया है उस स्थान का वो घटनाक्रम हमेशा याद रहता है। दूसरी चीज़, वो स्थल याद रहेगा, उस वस्तु से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी उसको याद रहती है, क्योंकि उसको ना मूर्त रूप से वो देख रहा है, सामने से उसका निरीक्षण कर रहा है, तो उस घटना स्थल के बारे में वो जान रहा है, समझ रहा है, जहाँ भी वो गया है। ठीक है, तो वो उस स्थल के बारे में जान रहा है, घटना के बारे में जान रहा है, वस्तुओं के बारे में कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। छात्रों की जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान होता है। छात्रों के मन में जो भी जिज्ञासाएं रहती हैं
वो प्रत्यक्ष रूप से जा कर के देख करके उन जिज्ञासाओं को शांत करता है और जो भी शंका रहता है उसका समाधान वो कर लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पर वो स्थल पे नहीं गया हुआ है तो उसके मन में बहुत सारी पहले समस्याएं हैं, शंका है, तो जब वो जा कर के देखता है तब वो जा कर के उस समस्या का समाधान हो जाता है। छात्रों में स्वानुशासन, सहयोग तथा सद्भावना का विकास होता है। बच्चे जब ऐसे स्थल पे जाने के लिए तत्पर होते हैं ना, तब कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं आएगा सर, हम लोग चलेंगे, एकदम अच्छे से रहेंगे। तो स्वानुशासन की भावना भी डेवलपमेंट होती है, सहयोग एवं सद्भाव की भावना भी विकसित होती है। तो एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अगर चढ़ना हुआ बस पे वो चढ़ेंगे, तो जैसे सीट पे बैठना हुआ तो सीट पे बैठ करके आराम से चलते हैं। एक दूसरे का मतलब हर समय पे आप देखेंगे तो सहयोग करते रहते हैं। अगर किसी को बैठने की व्यवस्था नहीं है तो कहते हैं आओ बैठ जाओ, मेरे पास ही बैठ जाओ, थोड़ा समय इधर उधर जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सहयोग, सद्भावना का विकास उनके अंदर होता रहता है। छात्रों में स्वस्थ मनोरंजन के साथ विविध तथ्यों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। उनका मनोरंजन तो होता ही है, नाचते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, जाएंगे एक अच्छे वातावरण में, कहीं ना कहीं वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उस दिन देख रहे हैं, तो स्वस्थ वातावरण तो उनको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ विविध तथ्यों का भी ज्ञान हो रहा है उनको। तो घूमने से कहीं ना कहीं उनका विकास हो रहा है। घूमने का सेंस यहाँ पे पर्यटन करने से, ठीक है, तो मनोरंजन भी होगा। अच्छा, एक और विशेषता देखने को मिलती है कि छात्र और शिक्षक के बीच में आपसी संबंध अच्छे मतलब होते हैं, एक दूसरे को समझने का भी एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि पर्यटन कराने से शिक्षक और छात्र में एक दूसरे को समझने की भावना भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये समझ में आया विशेषताएं। देखिए विशेषता के साथ साथ और भी अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों को आप देखे होंगे तो एक बार कुछ भी निर्देश परामर्श दे देते हैं, वो मान जाते हैं। बड़े बच्चे थोड़ा सा ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उस स्थल पे नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, तो जो कि थोड़ा सा दोष भी देखने को मिलता है। तो कुछ दोष को भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना कि आप जो हम लोग बात कर रहे थे इसके अंतर्गत, तो आप देखेंगे ना कि मुख्यतः जो मोटिव होता है इसका शैक्षिक भ्रमण कराने का, वो मोटिव ये होता है कि जहाँ भी हम शैक्षिक भ्रमण करा रहे हैं उस शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने वाला वो शैक्षिक भ्रमण होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जब आप वहाँ पर जा रहे हो तो उससे संबंधित सूक्ष्मतम बातों का भी निरीक्षण कर लें। निरीक्षण करने के पश्चात टीचर से जहाँ भी आपका जो हमने कहा शंका समाधान हो या शंका हो आपको, तो उसका समाधान भी आप वहीं पे कर लें। जहाँ पर आवश्यक लगे एक दूसरे के साथ सद्भावना भी दिखाई देनी चाहिए, और उसके साथ साथ जहाँ भी आप जिस वातावरण में जा रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल करके भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। उसके साथ साथ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ इसका लेखन कार्य कर लेना चाहिए तो आप अपने नोटबुक में उसको उतार सकते हैं। उसके साथ आप बहुत सारे चित्रों का निर्माण कर सकते हैं जो आपको अगर बनाने आ रहा है तो अपने नोटबुक में आप बना सकते हैं, अन्यथा आप अपने मोबाइल से खींच सकते हैं। तो उसका ताकि आप विद्यालय में जब वापस आते हैं तो उसको निकाल करके आप गैलरी में लगा दें, ताकि भ्रमण का जो मुख्यतः उद्देश्य था वो आपको स्पष्ट में आ जाए कि हमने इन चीज़ों को निरीक्षण किया, इस वस्तुओं का संकलन किया और अच्छे तरीके से देखा परखा, तो वो भी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो हम दोष पे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों फटाफट कि क्या दोष देखने को मिलते हैं शैक्षिक भ्रमण के या भ्रमण के। ठीक है, तो छात्र संख्या अधिक होने से आयोजन में कठिनाई होती है। अगर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तब भी आपको भ्रमण कराने में कठिनाई महसूस होगी। जैसे पहली समस्या तो यही देखने को मिलेगी इस कठिनाई के अंतर्गत कि अगर मान लीजिए बच्चों को बस में बैठने के लिए 50 सीट है और बच्चे वहाँ पे 60 आ गए, तब आपको बैठाने में असुविधा, ठीक है, उनको ले जाने में असुविधा, आपको
उसका सामना करना पड़ेगा। और छात्र संख्या जब ज़्यादा हो गए ना, तो आपको उनको समय समय पर देख भी रेख भी कर रहा है कि इधर उधर जा रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए अगर अधिक संख्या हो जाती है बच्चों को, तो ये कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है कि बैठने की, खाने पीने की, हर जगह कहीं ना कहीं असुविधाएं देखने को मिलती है। ठीक है, समयाभाव की समस्या बनी रहती है। जब अधिक संख्या में है बच्चे और जिस स्थान पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा बच्चे समय लगाते हैं किसी भी चीज़ को देखने में। ज़्यादा बच्चे हैं तो कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, तो किसी को आप बुला रहे हैं कि बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ, वो वहाँ ही है। तो अधिक बच्चे हैं तो एकत्रित करना एक समस्या हो जाता है, तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है। तो क्योंकि बच्चे हैं, उनको वापस भी लाना है, बस से बैठाना है, लेके आना है, तो वो समय हमेशा लगता है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा तो हमें वापस भी होना है। एक चिंता बनी रहती है कि समय पे घर पे भी वापस लौटना है। तो समयाभाव भी देखने को मिलने लगता है, क्योंकि बच्चों को फ़ोटो खिंचाने का आजकल बड़ा शौक़ होता है। कहीं भी जाते हैं तो पहले फ़ोटो पोज वोज मारते हैं, खिंचाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे समय ज़्यादा नष्ट हो जाता है। कितना हो आप मना करेंगे, कभी पहाड़ पे चढ़ करके, तो कभी मंदिर के पीछे आगे, मतलब हर जगह वो फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं। हर एक बच्चा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो ही शूट करा लूँ, तो उसका समय वहीं पे ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से घूमना टहलना बहुत कम हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए समय अभाव हमेशा बना रहता है। धन का अभाव इसके आयोजन का मुख्य बाधा बनती है। देखिए, घूमना ठहरना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसा देने की जहाँ बात आती है, तो चाहे मैनेजमेंट हो वो भी पैसा नहीं देना चाहती है, बच्चों भी मतलब पैसा नहीं देना चाहते हैं, और ये लगते हैं हिसाब किताब लगाने कि अच्छा यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ का तो इतना ही भाड़ा होता है और हमसे इतना मांगा जा रहा है, हमारे पेरेंट्स नहीं देंगे इतना पैसा। तब ये कहने लगते हैं घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए पेरेंट्स मना कर रहे हैं, वो पैसे के अभाव में ही कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जब ये बात आती है पैसे की या धन का, तो बच्चे कहेंगे कि सर जहाँ पर आप लेके जा रहे हैं वो भ्रमण हम किए हुए हैं, मतलब हम वहाँ पे गए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अधिकांशतः बच्चे ये कहने लगते हैं कि हम तो यहाँ पे घूमे हुए हैं, हम नहीं घूमेंगे, अब वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, हम तो घूमे हैं। तो कहीं ना कहीं धन एकत्रित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं घूमा ही है, कहीं ना कहीं गया ही है। तो ऐसा कौन सा आप स्थान चुनाव करेंगे जहाँ पर कोई बच्चा नहीं गया हो? तो ऐसा कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलता है। वो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिलती है भ्रमण में, वो धन का अभाव है। धन की वजह से इसका आयोजन करना बड़ा मुख्य कारण लगता है, क्योंकि एक क्या रेशियो रखना चाहिए जो कि बच्चों का पूरा भ्रमण आसानी पूर्वक हो जाए, उनको कुछ नाश्ते में दिया जा सके या लंच दिया जा सके या भोजन कह सकते हैं दिया जा सके, रास्ते में भी कुछ चीज़ें हम उनको नाश्ता पानी के रूप में दिला सकें। तो ये चीज़ें डिसाइड करना पूरा का पूरा धन पे ही डिपेंड करता है, और धन अगर सही ढंग से ना मिले तो पूरा आयोजन जो हम पहले बताए थे आपको, निर्माण करना ना, प्लानिंग करना, वो धरी की धरी रह जाती है। तो इसलिए ये अभाव आपको देखने को मिलता है। परिवहन संबंधी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। पहले तो ये डिसाइड मान लीजिए कर लिए हैं कि बस से ही जाना है, क्योंकि इस पर किसी का जोर नहीं होता है। देखिए, अगर पहले तो बस मिलती नहीं है, जो डेट हम लोग फिक्स करते हैं उस पर बस वाले को, तो कभी कभी अच्छी बस नहीं मिल पाती है। अगर अच्छी बस ना मिले तो अगर आपको जाने में ही असुविधा, जैसे सीट आपको प्रॉपर ना मिल पाए, एक दूसरे बच्चों को दूसरे पे बैठेंगे तो उनको बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो और सीट ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को बाकायदे ऐसे मतलब रिलैक्स होकर के बैठ सके, पैर अपना फैला सके। ठीक है, एक खुला खुला वातावरण भी उनको लगे, ऐसा एसी बस हो, लग्जरी जिसको कह सकते हैं, बस की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है ना कि बस में मान लीजिए अगर कहीं भी बस में रुकावट होती है या फिर किसी के वजह से समस्या हो जाती है, तब बहुत बोझिल लगता है, वो यात्रा ही पूरी मतलब बहुत दुखद लगता है। ठीक है, ये परिवहन संबंधी जो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये होता है। बहुत बड़ी भी अगर बस आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे रास्तों पे ऐसे ऐसे जगहों पर
मुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, काटना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी बस है तो छोटे जगहों में या फिर कह सकते हैं कैसे रास्ते पे जब चलती है, सिंगल जहाँ पे रास्ते हैं तो वहाँ से जाम की स्थिति में से भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है, सिंगल रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप देखेंगे तो अनेक कठिनाइयाँ परिवहन संबंधी भी आती हैं, जिसकी वजह से अगर जाम में फंस गया, छोटी तो गाड़ी है नहीं जो कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, तो वो जाम में फंसा ही रहता है। अगर कोई टायर पंचर हो गया तभी समस्या बनी रहती है। तो ये कुछ न कुछ समस्याएं आप देखेंगे कि कठिनाई बनती है। अनुशासन की समस्या हर समय बनी रहती है। आप बच्चों को कितना हो गाइडलाइंस दे दीजिए, कितना हो आप सारे निर्देश दे दीजिए, बता दीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे स्थलों पर जाते ही बच्चे अनुशासनहीनता देखने को मिलता ही मिलता। आप मना करेंगे कि बेटा समय हो गया है जल्दी चलो, वो नहीं जाएंगे। उनको सेल्फी और फोटो लेने में ही मतलब इतना समय रहता है कि वो जाना ही नहीं चाहते हैं। जिस स्थान पे चले जाते हैं तो उसको लगता है सर अभी तो आए हैं सर, थोड़ा सा और घूम लेते हैं, थोड़ा सा और टहल लेते हैं, थोड़ा सा और फोटो खिंचा लेते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है ना। तो अनुशासन की समस्या, हाँ, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने किला ही कहा या फिर स्तूप ही कहा, जहाँ पर साफ साफ शब्दों में वहाँ पर लिखा रहता है कि आप ऐसे धरोहरों पर आप अपना, जैसे होता है ना, प्रेमी प्रेमिका का नाम नहीं लिखना है या उसको क्षति नहीं पहुँचाना है। बच्चे जाकर के क्या करते हैं, उसी पर लिखना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के अंतर्गत आती है, जो आप कितना हो बच्चों को कहते रहते हैं, जानबूझ करके वैसे ही क्रियाएं वो करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये अनुशासनहीनता देखने को बनी रहती है, हर समय बनी रहती है। उनको समझाना बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। बस में आप देखेंगे तो उछल कूद मचाए रहते हैं, उनको आप कहेंगे कि बेटा सीट पे ही बैठे रहिए, नहीं चोट लग सकती है, लेकिन वो नाचने गाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि समस्या बनी रहती है, अनुशासनहीनता बना रहता है। ठीक है, और भी चीज़ों पे अगर अनुशासनहीनता की बात किया जाए तो अगर जहाँ पर अधिक बच्चे हैं या फिर संचालनकर्ता अगर थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, बच्चों पर निगाह अगर सभी बच्चों पे पैनी नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पाई जाती हैं, तो ये दोष भी देखने को मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ और जो देखने को मिलता है दोस्त में कह सकते हैं, विद्यालय की जो समय सारणी होती है ना, उसमें भी ये फिट नहीं बैठता है कि कब लेके जाए। पहले तो ये होता है कि कब लेके जाया जाए इन बच्चों को, ठंडी सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, तो बच्चों को लगता है पेपर नज़दीक आने वाला है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो, नहीं तो ठंडी लग जाएगी बच्चों को, बरसात में नहीं लेके जा सकते हैं, या फिर विद्यालय के टाइमिंग में ही लेके जाना है, वो छुट्टी वाला डे ना हो ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं कहीं ना कहीं वहाँ भी देखने को मिलती है, जो कि दोष बनता है कि बच्चों को कब शैक्षिक भ्रमण कराया जाए। तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब बरसात का भी मौसम ना हो, तो ऐसे स्थलों पे बरसात में तो नहीं ले जाना चाहिए। खास करके ऐसा हो जो कि उनके वातावरण अनुकूल हो। ठीक है, तो ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर ऐसा हो, लेकिन समय विद्यालय के समय सारणी में ठीक बैठता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये है भ्रमण या पर्यटन प्रविधि, जिसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया गया, बताया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं भ्रमण किया होगा। तो आप अगर उस भ्रमण को ध्यान में रख करके अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो बातें बताई जा रही हैं ये तो हमने किया था। कभी कभी क्या होता है, एक दोष ये भी होता है, जैसे हमने पहले पॉइंट बताया कि बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में अगर बच्चे हैं तो आयोजन करने में कठिनाई होती है। मान लीजिए सभी बच्चों को एक विद्यालय में, हमारे पास मान लीजिए 1500 बच्चे हैं, तो 1500 बच्चों को ही अगर ले जाना है कहीं भी, मान लीजिए हम मंदिर में ही ले जा रहे हैं, तो मंदिर में तो पहले तो इन बच्चों के लिए मान लीजिए 1500 पूरे तो बच्चे जाएंगे नहीं, लेकिन पूछा जाता है और 1500 बच्चे पूरे नहीं जाएंगे तो उसमें कुछ भी बच्चे अगर 1000 ही मान लीजिए अगर जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या हो गई। अगर संख्या होगी तो पहले बस होनी चाहिए। ठीक है, और बस में हर एक मतलब बस में कम से कम 3-4 टीचर होने चाहिए, और ये भी देखने को मिलता है कि एक महिला टीचर भी होनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, तो उनके साथ महिला टीचर भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान कर सके। और हर एक बच्चा चाहता है कि मैं इस बस में बैठूं, उस बस में बैठूं, या एक साथ चलें, एंजॉयमेंट मिल सके।
ये भी कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलता है। तो अधिक होने पर आयोजन करना कठिन हो जाता है, वो प्लानिंग बनती है टल जाती है, बनती है टल जाती है, ये स्थिति भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, पहले तो इतने बच्चे एक समय पे पैसा देते ही नहीं है। पैसा ही इकट्ठा करने में, जो धन की बात कर रहे थे ना, मुख्य आयोजन करने में, कुछ बच्चे कहेंगे आज दे देंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कल दे देंगे, या मैनेजमेंट की तरफ से भी जो भी रहता है वो खुल के सामने नहीं आता कितना पैसा मैनेजमेंट देगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि दोष है। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लें आप लोग, इसको अच्छे तरीके से नोट करके सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा लिखते समय इसको।